हेलो दोस्तों, मैं हूं राजा। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजा टेक में। तो दोस्तों, ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आप मेरा पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के अंदर जाके देख सकते हैं, सारा वीडियो वहां से आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सब्सक्राइब करने से आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में हर एक डेली रूटीन पे वीडियो बनाता हूँ और पर डे आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा। और उस एक वीडियो में 20 क्वेश्चन मिलेगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को मैं डीप में हल भी करता हूँ, और हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को भी मैं डीप में हल करता हूँ और समझाता भी हूँ। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सिवा और आपको एक्स्ट्रा भी कुछ बता देता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि द टर्म एनटीपी स्टैंड्स फॉर। तो एनटीपी थर्मल इंजीनियरिंग का एक टर्म होता है, एनटीपी। तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखते हैं कि मेरा ऑप्शन में नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए, मेरा पहला ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है नेशनल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि मेरा गलत आंसर है। ये तो मेरा हो ही नहीं सकता। अब दूसरा देखते हैं, नेचर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये भी मेरा नहीं है। अब तीसरा देखिए, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखिए, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, सोचते हैं कि ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता क्या है। तो नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे कि हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर, उसे हम नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। और नॉर्मल प्रेशर, जो कि मेरा वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का जो भी प्रेशर है, उसे नॉर्मल प्रेशर कहते हैं। तो नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है हमारे वायुमंडल का। तो देखिए, मेरा नॉर्मल टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस, और कैल्विन में होता है 293.15 कैल्विन। और प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर क्या होता है कि 1 एटमॉस्फेयर, जिसको हम किलो पास्कल में भी लिख सकते हैं, जिसका मान होता है 101.325 किलो पास्कल। ठीक है, फिर से सुन लीजिए एक बार अच्छा से, कि मेरा नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और 293.15 कैल्विन होता है। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, 1 ATM, जिसे प्रेशर को एटीएम में हम, एटीएम एक मेरा यूनिट होता है जिसमें प्रेशर को हम लिखते हैं। और 1 ATM बराबर होता है 101.325 किलो पास्कल प्रेशर होता है। तो चलिए, मेरा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि व्हेन नेदर मास नॉर एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, इट इज़ देन कॉल्ड। तो देखिए कि मेरा, देखिए इसमें क्या कहा गया कि ना ही मास और ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होता है सिस्टम से बाहर। तो पहले हम आपको फर्स्ट वीडियो में सिस्टम, उसके टाइप्स, सब के बारे में हम डिस्कस किए थे। तो पहले देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है। कि जैसे कि मान लीजिए कि जब मैं कोई भी वर्क करता हूँ, जिस पे चाहे जिस भी सब्सटेंस पे मैं अपना कोई वर्क करता हूँ, तो उसे हम नॉर्मल सिस्टम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा सिस्टम हो गया, ठीक है। तो सिस्टम के ये, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक मेरा सिस्टम हो गया, और सिस्टम के ये चारों तरफ जो लाइन है, ये मेरा बाउंड्री होता है। ये मेरा सिस्टम हो गया, और ये मेरा बाउंड्री हो गया। और बाउंड्री के बाहर जितना भी होता है, ये मेरा एटमॉस्फेयर हो गया, चाहे इसे, और बाउंड्री प्लस सिस्टम को मिला देते हैं तो उसे यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें मेरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। मेरे क्वेश्चन में कहा गया है कि, अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं कि नेदर मास और नॉर एनर्जी भी अलॉटेड टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो देखिए, सिस्टम का 3 टाइप्स होता है। सिस्टम का 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट टाइप्स है मेरा सिस्टम का, पहला टाइप्स है ओपन सिस्टम, दूसरा टाइप्स है क्लोज सिस्टम, और तीसरा टाइप्स है मेरा आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखिए, ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और क्लोज सिस्टम क्या होता है मेरा,
जिसमें मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है और बाकी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा मेरा आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें कि ना ही मास का ट्रांसफ़र होगा और ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। तो देखते हैं कि मेरा ऑप्शन क्वेश्चन में क्या बोला गया है। चलिए देखते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या है। चलिए, मेरा क्वेश्चन है कि नेदर मास और नॉर एनर्जी अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री। तो इसमें बोला जा रहा है कि मास और एनर्जी कोई भी बाउंड्री का क्रॉस नहीं होता है। तो हम पहले ही इसमें बता दिए हैं कि जिसमें अगर मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र होता है उसे ओपन सिस्टम कहते हैं, और जिसमें सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो उसे क्लोज सिस्टम कहते हैं, और जिसमें एनर्जी और मास कोई भी चीज़ का ट्रांसफ़र नहीं होता है उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो मेरा इसमें मास और एनर्जी दोनों में से किसी का ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइन। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मेरा टेम्परेचर को डिफाइन करता है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, और हम पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस कर लिए थे कि जीरोथ लॉ क्या होता है और वो टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ए रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक मेरा प्रोसेस हुआ, पीवी डायग्राम हम शो करते हैं यहाँ पे। एक मेरा प्रोसेस हुआ, जैसे 1 से 2 तक मेरा एक प्रोसेस हुआ। अब मान लीजिए कि जैसे कि 1 से 2 तक मेरा प्रोसेस हुआ, और फिर यह पुनः वो अपने स्थिति फर्स्ट वाले स्थिति में आने की कोशिश करेगी, जिसके अकॉर्डिंग ये जो पहले जो पाथ फॉलो किया है उसी पाथ के थ्रू अगर आता है तो ऐसे प्रोसेस, और जो कि ना ही मेरा सिस्टम मतलब सराउंडिंग में कोई इफेक्ट, ना ही हीट लॉस करेगा ना हीट गेन करेगा, मतलब कि इस पर कोई इफेक्ट, प्रोसेस पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और वह फिर पुनः उसी रास्ते के थ्रू अपने फर्स्ट पॉइंट पे आ जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और इरिवर्सिबल प्रोसेस एक होता है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस ठीक इसके विपरीत जो होता है उसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो देखते हैं मेरा क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। चलिए, तो फर्स्ट मुझे कह रहा है कि मस्ट पास थ्रू ए कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब हम आपको पहले अभी डिस्कस कर लिए हैं, जैसे पीवी डायग्राम है और पास थ्रू इक्विलिब्रियम, मतलब हर एक 1 से 2, जैसे ये हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम, अपना इक्विलिब्रियम हर एक पॉइंट पे इसका इक्विलिब्रियम बना रहता है। तो मतलब मान लीजिए कि हर एक, तो ये मेरा सही है, फर्स्ट पॉइंट भी सही है। दूसरा क्या कह रहा है, लिव नो हिस्ट्री ऑफ द इवेंट इन सराउंडिंग, मतलब कि कोई सराउंडिंग पे कोई हिस्ट्री चाहे कुछ भी मतलब प्रभाव नहीं डाले, तो ये बी भी मेरा इसका सही हो जाएगा। इसका मतलब मेरा 2 सही हो जाता है, तो तीसरा भी सही ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है कि बोथ, तो तीसरा भी सही होगा। ऑल ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा मेरा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑल ऑफ द एबव। चलिए ऑल ऑफ द एबव, चलिए ऑल ऑफ द एबव मारते हैं और आगे निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 5 नंबर का, टोटल हीट 5 नंबर का है, टोटल हीट ऑफ द सबस्टांस इज अल्सो नॉन एज। टोटल हीट ऑफ द सबस्टांस, तो जैसे कि मान लीजिए कि टोटल हीट क्या होगा किसी भी बॉडी का, टोटल हीट होगा टोटल वर्क डन और प्लस इंटरनल एनर्जी। जैसे कि मान लीजिए कि हम अपना क्यू हीट किसी भी बॉडी को या सिस्टम को दे रहे हैं, और ये सिस्टम कुछ अपना इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल लॉस होगा कुछ एनर्जी का, और कुछ मेरा वर्क करके दे देगा। तो इसका टोटल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगा वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। मतलब क्या, कुछ तो इंटरनल लॉस होगा और कुछ वर्क डन में लॉस होगा, मतलब जो वर्क डन हमको देगा वो हो जाएगा और कुछ इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी मेरा डिफाइन करता है वर्क डन प्लस यू, और वर्क डन और यू प्लस यू इंथैल्पी के बराबर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं
राइट आंसर इसका डी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए राइट आंसर डी हो जाए। देखिए, ए सिस्टम विल बी थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम ओनली इफ इन इट। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में हम किसी भी बॉडी को कब बोल सकते हैं? थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में किसी भी बॉडी को हम कब बोल सकते हैं? तो जब मेरा थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम तीनों में जब कोई बॉडी रहता है तो उसे हम थर्मोडाइनमिक्स इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। तो इसका आंसर मेरा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। लेकिन अब आप लोग सोचते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, कोई भी फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। और केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाता है कि कोई भी सिस्टम में कोई भी केमिकल एक्टिव नहीं होता है, केमिकल इनएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा हो जाएगा डी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ऑल गैसेज बिहेव आइडियली अंडर। तो ऑल गैसेज जो है आइडियली कब बिहेव करता है? जब उसका प्रेशर लो होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लो प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस एंड। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। तो यहाँ पे जो मुझे पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है, उससे डिस्कस करते हैं। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जैसे देखिए मेरा एक होता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पी भी बराबर एन आर बार टी, ठीक है। और एक मेरा होता है जनरल गैस इक्वेशन। तो जनरल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगा? जनरल गैस इक्वेशन हो जाता है पी वी इक्वल टू एम आर टी। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन मेरा हो जाता है पी वी बराबर एन आर टी, एन बार आर टी। और जनरल गैस इक्वेशन हो जाता है पी वी बराबर एम आर टी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? आइडियल गैस में जो आर रहता है, आर बार रहता है, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और जनरल गैस इक्वेशन में जो आर रहता है उसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। तो इसमें एक मेरा रिलेशन होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट में एक रिलेशन होता है। तो रिलेशन क्या होता है वो हम जानते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वल टू होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बट्टे मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास होता है, ठीक है। तो देखिए अब मुझे ऑप्शन में पूछा गया है यूनिवर्सल गैस किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ, एक तो ये दे दिया है, तो अब इसको इधर लाएंगे तो आर गुने 1 हो जाए एम हो जाएगा। तो ये तो मुझे बता दिया है। अब बस ये आर मेरा मतलब क्या, तो ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में मेरा क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन में बोला गया द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस एंड मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस तो W होता है। और अब देखते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर बार बराबर एम इंटू आर होता है। तो आर मेरा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हो जाता है। तो मेरा राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, मेरा राइट आंसर ए हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 9th नंबर का क्वेश्चन है मेरा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस। तो फर्स्ट हम ये जानते हैं कि 3 लॉ होता है, हम फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे लॉ के बारे में। तो पहला होता है चार्ल्स लॉ, दूसरा होता है बॉयल्स लॉ, तीसरा होता है गिलुसाक लॉ। तो चार्ल्स लॉ में मेरा प्रेशर कांस्टेंट रहता है,
ठीक है। और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और गै-लुसाक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो हमसे पूछा गया है बॉयल्स लॉ के बारे में। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो पहले तो हम ये देखते हैं, समय कांस्टेंट दिया गया है, इसमें वॉल्यूम दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। इसमें प्रेशर दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये मेरा और 10 नंबर का क्वेश्चन है मेरा। ए मैट्रिक सिस्टम इज़ द यूनिट ऑफ हीट इज गिवन इट। मतलब मैट्रिक सिस्टम में हीट का यूनिट क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैट्रिक सिस्टम में हीट का यूनिट होता है किलो कैलोरी। ठीक है। अब देखिए CHU BTU केल्विन ये सब दिया गया है। तो देखिए केल्विन तो मेरा मैट्रिक सिस्टम में हो जाता है और BTU होता है FPS सिस्टम में। BTU क्या हो जाएगा, FPS सिस्टम में हो जाता है। BTU मेरा FPS सिस्टम में हो जाता है। और जूल, एक जूल होता है इसका मात्रक, जो कि मेरा SI सिस्टम में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं। देखिए मैट्रिक सिस्टम में हीट का यूनिट किलो कैलोरी हो जाता है और FPS सिस्टम में हीट का यूनिट BTU हो जाता है और SI सिस्टम में हीट का यूनिट जूल हो जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। C पर ताला लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक इन ए TS डायग्राम इज अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस पहले हम ये प्लॉट करते हैं TS डायग्राम पे कैसे होता है, तो देखते हैं। चलिए देखिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस मेरा कैसे प्लॉट होता है, TS डायग्राम। देखिए एक PV डायग्राम होता है, प्रेशर वॉल्यूम, और एक TS डायग्राम होता है। तो T का मतलब तो टेम्परेचर हो जाता है मेरा और S का मतलब इंट्रोपी हो जाता है। और ये हम जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में इंट्रोपी मेरा कांस्टेंट रहता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जब इंट्रोपी कांस्टेंट रहता है तो मेरा एक सीधा लाइन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सीधा लाइन बन जाता है मतलब क्या, वर्टिकल लाइन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मेरा B हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 12th नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द जनरल गैस इक्वेशन इज गिवन इज। तो देखिए जनरल गैस इक्वेशन तो हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि एक होता है आइडियल गैस इक्वेशन, एक होता है जनरल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू N R। देखिए PV इक्वल टू N R पर बार T। मतलब आइडियल गैस इक्वेशन हो जाता है PV इक्वल टू N R बार T। और जनरल गैस इक्वेशन क्या हो जाता है, जनरल गैस इक्वेशन हो जाता है PV इक्वल टू MRT। तो देखते हैं PV इक्वल टू MRT किस ऑप्शन में है। देखिए ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो मेरा राइट आंसर D हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट आंसर इसका D होता है। D पर ताला लगाते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज। अब देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का दूसरा नाम पूछा है, तो दूसरा नाम देखिए इसमें तो पहले ताला लग गया है। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का दूसरा नाम क्या होता है, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। क्या हो जाता है, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ठीक है, सॉरी आइसोमीट्रिक प्रोसेस होता है, आइसोमेट्रिक नहीं आइसोमीट्रिक प्रोसेस, इसको आइसोमीट्रिक पढ़ा जाता है। तो देखिए और आइसोपिस्टिक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर के लिए होता है। आइसोपिस्टिक प्रोसेस होता है कांस्टेंट प्रेशर के लिए और आइसोमेट्रिक प्रोसेस होता है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस तो एक खुद प्रोसेस है और हाइपरबोलिक प्रोसेस हो जाता है आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। इस पर तो ताला ऑलरेडी लगा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसेज हैव। गैसेज हैव मतलब गैस के पास कितने स्पेसिफिक हीट होता है। तो इसमें दिया है ऑप्शन में 1 2 3, मतलब 1 स्पेसिफिक हीट, 3 स्पेसिफिक हीट या 2 स्पेसिफिक हीट। तो देखते हैं। देखिए गैस, किसी भी गैस के पास 2 स्पेसिफिक हीट होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट, एक कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट। तो मेरा क्या राइट आंसर हो जाएगा A,
तो चलिए ए पर ताला लगाते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विथ इंटरनल एनर्जी। तो इसका कहने का मतलब क्या कह रहा है, सम ऑफ प्रेशर सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर पी वी प्लस इंटरनल एनर्जी। तो पी वी प्लस इंटरनल, पी वी एक प्रकार का वर्क डन है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, हम फर्स्ट वीडियो में ये सब डिस्कस कर लिए हैं, तो सीधा हम आपका आंसर बताते हैं, ये हो जाता है इंथाल्पी का फॉर्मूला। ठीक है, तो राइट आंसर मेरा ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मेरा 16 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। देखिए, द वर्क डन इन द एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2 एंड कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल टू, मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन पूछा गया है। तो हमको सबसे पहले ये पता है कि एक पीवी डायग्राम का वर्क डन एरिया वर्क डन देता है, तो पीवी डायग्राम का एरिया वर्क डन देता है। तो मान लीजिए कि ये मेरा 1 से 2 तक मेरा प्रोसेस हुआ, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो मान लीजिए एक पॉइंट पे मेरा वॉल्यूम V1 है और दूसरा पॉइंट पे मेरा वॉल्यूम V2 है। ठीक है, और प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो हर जगह P ही रहेगा। ठीक है, तो एक प्रकार का ये मेरा आयत बनता है, और आयत का एरिया क्या होता है, आयत का एरिया क्या हो जाता है, लंबाई गुने चौड़ाई, अर्थात L गुने B। तो L गुने B होता है, तो लंबाई का मान P था और चौड़ाई का मान था V2 माइनस V1। ठीक है दोस्तों, यही ना था, तो मेरा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी नंबर, V2 माइनस V1, P इंटू V2 माइनस V1। तो चलिए मेरा राइट आंसर हो जाता है बी। तो इसमें ताला लगाते हैं और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर और नो लीव द सिस्टम इज कॉल्ड। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि हीट ना ही इंटर करता है और ना ही लीव करता है। तो देखते हैं कि एक मेरा प्रोसेस होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें ना हीट इंटर करता है ना लीव करता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस का दूसरा नाम है एसेंट्रोपिक प्रोसेस, जो कि मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि इन ए आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट ट्रांसफ़र इज, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफ़र होता है किसके बराबर होता है। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो मेरे वर्क ट्रांसफ़र के बराबर होता है। अब देखिए वर्क ट्रांसफ़र के बराबर कैसे होता है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि पहले हीट और वर्क में रिलेशन देख लेते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी होता है। ठीक है दोस्तों, तो Q प्लस वर्क डन सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन होता है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी उसका जीरो हो जाता है। अब इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है एम इंटरनल mCV डेल टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो देखिए तो एम का मान तो कुछ ना कुछ होगा जरूर, CV का मान तो फिक्स रहता है, और डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म मेरा पूरा जीरो हो जाएगा। ये टर्म जीरो होने से मेरा U बराबर जीरो आ जाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इसलिए कि मेरा हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र Q बराबर होता है वर्क ट्रांसफ़र प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी मेरा जीरो हो जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो मेरा हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, वर्क ट्रांसफ़र के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर इक्वल टू वर्क ट्रांसफ़र। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। चलिए इक्वल टू वर्क ट्रांसफ़र, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फॉर एनी गैस, किसी भी गैस के लिए CP देखिए दो होता है, किसी भी गैस के लिए दो स्पेसिफिक हीट होता है, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट। ठीक है दोस्तों, तो कांस्टेंट प्रेशर
कांस्टेंट वॉल्यूम क्या रिलेशन है, तो कांस्टेंट प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम से, इसका सी आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीम फ्लो थ्रू ए नोजल इज कंसीडर्ड एज। तो देखिए स्टीम किसी भी नोजल के थ्रू जो फ्लो करता है वो उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए उसमें कांस्टेंट नोजल के थ्रू जो स्टीम फ्लो होता है उसमें इंट्रोपिक कांस्टेंट होता है, और इंट्रोपिक कांस्टेंट मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक फ्लो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना, और इसमें लॉक लगाते हैं एडियाबैटिक। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।